जब उसके घर वालों को पता चला कि उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, तो उसके अपने घर वालों ने उसको छोड़कर उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने दूसरे बेटे के नाम करके उसके साथ रहने चले गए। पर उनको नहीं पता था कि जिसे वो नकारा समझ कर आए हैं उसके पास 6 करोड़ रुपए हैं और वो आगे जाकर और भी ज्यादा अमीर बनने वाला है। जब उनकी फैमिली को ये बात पता चलेगी तो आगे क्या होगा, तो चलो देखते हैं। तो हमें दिखाया जाता है कि वो कंपनी को पब्लिक होने में हमारे मेन कैरेक्टर को 6 करोड़ की सैलरी मिली। फिर वो घर गया और अपने मम्मी पापा से मजाक में बोलता है कि मेरी नौकरी जा चुकी है। वो कहता है कि अब वो कुछ समय उनके सहारे उनके होम टाउन में रहना चाहता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसी दिन उसके मम्मी पापा अपनी सारी प्रॉपर्टीज उसके छोटे भाई को दे देंगे। उन लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि अब वो उसके साथ ही रहेंगे, वो अब अपना एक किराए का घर ढूंढ ले। उसकी गर्लफ्रेंड ने भी उसके साथ ब्रेकअप कर लिया और वो शांति से मान भी गया। जहाँ वो 6 करोड़ का सवाल था वहाँ तो उसने किसी का जिक्र तक नहीं किया था। फिर उसने अपनी मम्मी को कहा कि कंपनी ने मुझे निकाल दिया तो क्या मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ रह सकता हूँ। वो अपने पेरेंट्स के चेहरे पे हैरानी देखकर वो हंसकर बताना चाहता था कि वो मजाक कर रहा है। तभी उसने देखा कि उसके पापा उसकी माँ की बाह खींच रहे थे। उन दोनों ने जबरदस्ती हंसकर बोला कि कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा आराम करना भी जरूरी है, तुम अंदर आराम करो, हमें कुछ बाहर काम के लिए जाना है। इतना कहकर वो लोग अपने कमरे में चले गए। उसने सोचा क्या वो लोग सच में उसकी चिंता कर रहे हैं। वो जैसे ही उन्हें सच बताने को गया तभी उसने कमरे के अंदर अपने पापा की आवाज सुनी, जूम चाम की नौकरी चली गई है, अगर वो घर पे रहेगा तो पक्का वो हम पर निर्भर रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। जब तक उसे हमारे परिवार की प्रॉपर्टी के बारे में नहीं पता है, जल्दी से सारा पैसा और प्रॉपर्टी अपने छोटे बेटे के नाम कर देते हैं। उसकी माँ हिचकिचाई और बोली, लेकिन जो घर हमारे नाम पर है उसने तो चिन्हैन ने अपनी शादी के लिए खरीदा था, क्या ऐसा करना सही होगा? उसके पिता चिंतित होकर बोले, नाम हमारा है तो घर भी हमारा होगा। अब वो एक बड़े जगह पर जॉब करता है, बड़े भाई का छोटे भाई की हेल्प करना गलत थोड़ी है, और शादी का घर वो मेहनत करके दूसरा खरीद सकता है। फिर उन्होंने लंबी सांस लेकर बोला, बस मुझे इस बात का डर है कि शिनचैन को थोड़ा सा पक्षपात का महसूस होगा। उसके पापा बोले, पक्षपात कैसा? हमने उसे पाला है और वैसे भी वो अब बेरोजगार है, और अगर हम सब कुछ अब अपने छोटे बेटे को दे दे तो ये भी उसके लिए बचत होगी, वरना वो आलसी बन जाएगा, कुछ काम नहीं करेगा और सब उड़ा देगा। कुछ देर सोचने के बाद उसकी मम्मी ने हामी भर दी। बोली, ठीक है, मैं छोटे बेटे से बात करूंगी और उसे बोलूंगी कुछ गंदा उसे ना बोले। वो कमरे के बाहर खड़ा ये सब सुनने के बाद एक अजीब सी स्माइल लेकर अपने कमरे में पहुंच गया। उसे बचपन से पता था कि उसके मम्मी पापा उसके छोटे भाई को ज्यादा पसंद करते हैं। उसे उसकी दादी ने पाला था और उसको उसके मम्मी पापा ने। बचपन से वो लोग उसे कहते थे, तुम बड़े भाई जैसे हो, बड़ा भाई पिता जैसा होता है। सही हो या गलत, तुम्हें हमेशा अपने छोटे भाई को प्राथमिकता देना चाहिए। हम तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करते हैं, सुबह से रात तक काम करते हैं, इसीलिए तुम्हें गाँव में छोड़ना हमारी मजबूरी थी, और तुम्हारा स्कूल भी वही था, इसलिए तुम्हें वहाँ से यहाँ लाना बहुत बड़ी चुनौती हो जाती, और अभी हमें तुम्हारे छोटे भाई पर ध्यान देना है। उसने हमेशा उनकी हार्ड वर्किंग को समझा। उसने अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर से उनसे बिल्कुल एक पैसा भी नहीं लिया। वो पार्ट टाइम करके अपने छोटे भाई की फीस तक भरता था। ग्रेजुएशन के बाद उसने 8 साल तक मेहनत की और आखिरकार उसने अपने होम टाउन में 2 बेडरूम का घर खरीदा। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उससे शादी के बाद उसे इस्तेमाल करना चाहता था, पर उसके भाई ने कहा, मेरी फर्स्ट बार बायर एलिजिबिलिटी खराब मत करो, घर मम्मी पापा के नाम ले लो, क्या पता फ्यूचर में बीजिंग में ही उसे घर खरीदने का मौका मिल जाए। उसने सोचा परिवार में क्या फर्क पड़ता है, इसलिए वो मान गया। उसे पता ही नहीं था कि वो लोग तभी से प्लान बना रहे थे। असल में वो घर इस बार सरप्राइज देने आया था। जिस कंपनी में उसने इन्वेस्ट किया था उसे पब्लिक होने के बाद उसे 6 करोड़ से ज्यादा का डिविडेंड मिला था, और हर साल उसे आगे भी ऐसे ही मिलता रहेगा। और अब वो फाइनेंशियल रूप से बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो चुका था, और वो सोच रहा था कि वो अपने मम्मी पापा के लिए एक विला खरीदेगा और छोटे भाई के लिए कुछ दुकान और कार दिलाऊं, और मैं उनको हर साल लाखों रुपए दूंगा। वो सोच रहा था कि पूरा परिवार साथ में घूमने जाए, कितना अच्छा लगेगा। इसलिए उसने बस मजाक में कहा था कि वो अब उनके सहारे ही रहेगा, पहले वो उन्हें डराए फिर उन्हें सच बता देगा कि उनका परिवार अब अमीर हो चुका है। पर उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि झटका उसे ही लगेगा। अपने मॉम डैड की बात सुनने के बाद भी उसे अभी भी विश्वास था कि उसका छोटा भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। बचपन से ही उसने हमेशा उसे अच्छी चीजें दी थी। असल में वो उसके साथ ही बड़ा हुआ था। उन दोनों के बीच बहुत अच्छा रिश्ता था, चाहे उसके मम्मी पापा स्वार्थी ही क्यों ना हो। उसे बिल्कुल विश्वास था कि वो उनकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं होगा। कुछ ही देर बाद उसके मम्मी पापा उसके छोटे भाई से मिलने गए और जाते जाते उससे कहा, बेटा तुम इतने सालों बाद घर आए हो, अब तुम कुछ दिन आराम करो, मैं और तुम्हारे पापा कुछ काम के लिए बाहर जा रहे हैं, रात के खाने में तुम्हें क्या खाना है कॉल करके बता देना मुझे। अभी अभी उनकी बातें सुनकर उसका मन पूरी तरह से टूट चुका था। उसने बस सिर हिला दिया। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था उसी के मम्मी पापा उसी के खिलाफ ऐसी योजना बना रहे थे। जब वो लोग उसके भाई को लेकर बाहर निकले तो वो उनके पीछे हो गया। रास्ते में उसके भाई की आवाज सुनाई दी, माँ इतनी जल्दी क्या है, और आप लोग मुझे इतने जल्दी हाउसिंग ब्यूरो क्यों ले जा रहे हैं। उसकी मम्मी फोन पर बात करते हुए बोली, मैं बोल रही हूँ ना चलो तो फिर चलो। फिर
वो लोग उसके सामने आकर मुस्कुरा कर बोलते हैं, तुम आराम करो, हम जल्दी से आते हैं। वो सिर हिलाकर फिर चला गया बिना कुछ आवाज किए। उसने जैसा सोचा था वो लोग उसके छोटे भाई से जाकर मिले और वो सड़क के उस पार से ये सब छुपकर देख रहा था। सब कुछ सुनने के बाद उसके छोटे भाई ने भौहें सिकोड़ ली। माँ, पापा, ये सब सही नहीं है। आप लोग बड़े भैया के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? उसकी माँ ने तुरंत उसकी बाह पकड़ ली। अरे तुम्हारा भाई कुछ काम नहीं कर रहा, बस घर में पड़ा रहेगा और कौन जाने कितने दिन आराम करेगा। उसकी सारी बचत खत्म हो गई तो फिर हमें पालना पड़ेगा। तो तुम घर और शादी के लिए क्या करोगे? उसके पापा ने भी सर हिलाकर बोला, शादी और घर में कितना खर्च होता है, हमें सावधान रहना पड़ेगा और वैसे भी घर तो हमारे नाम पे, हम जिसे चाहे उसे दे सकते हैं। उसके हाथों बर्बाद होने से अच्छा है कि हम तुम्हें दे दें। उसकी माँ फिर से समझाने लगी, तुम्हारा भाई बाद में फिर से पैसे कमा लेगा। जब घर में उसके पास कुछ नहीं रहेगा तो वो जल्दी जाकर फिर से मेहनत करने लगेगा। उसने देखा कि उसका भाई अभी भी कंफ्यूज था। फिर उसने धीरे से कहा कि भैया की तो गर्लफ्रेंड भी है, कम से कम वो घर उनकी शादी के लिए तो होना चाहिए ना, और वो भी अब आप मेरे नाम कर देंगे। उसकी माँ ने तुरंत जवाब दिया, अरे तुम्हारे भाई की तो वैसे भी नौकरी जा चुकी है और ऐसे इंसान के साथ कौन रहना चाहेगी। पर तुम अलग हो, अगर तुम्हारे पास गाँव में घर और पैसे नहीं होंगे तो तुम्हारी शादी करना तो और मुश्किल हो जाएगा। उसका भाई अभी भी झिझक रहा था, अगर बड़े भैया को पता चल गया तो उसके पिता ने कहा कि अगर उसे पता भी चल गया तो क्या हो गया, हम इतने साल से उसके माता पिता और तुम्हारा भाई बहुत आज्ञाकारी है, उसे जो कहा जाता है वो वही करता है और बच्चों का स्वाभाविक है माता पिता की सेवा करना, और अगर उसे पता भी चल गया तो वो हमारी अच्छी नीयत समझ जाएगा, वो हमें दोष नहीं देगा, हम वो सब उसकी भलाई के लिए ही कर रहे हैं ताकि वो जिंदगी में आगे बढ़े। तभी उसकी माँ बोलती है, आजकल के जवान लोग आराम करना चाहते हैं और तुम्हारा भाई क्या जाने कि हम उसकी पढ़ाई के लिए कितनी मेहनत की थी, अगर उसे पता भी चल गया तो वो क्या ही कर लेगा, वो हमसे लड़ाई करेगा तो भी वो हमसे गलत ही कहलाएगा। उसके पिताजी गुस्से में बोले, अगर उस दिन उस आदमी ने जबरदस्ती नहीं की होती तो तुम्हारे बड़े भाई को पहले ही पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए थी। गांव के बच्चों को इतनी पढ़ाई की जरूरत ही क्या है, और कौन सा लड़का ऐसा होता है जो टीनेजर्स की उम्र में ही कमाना शुरू कर देता है। अगर तुम्हारे दादाजी जिद ना करते तो तुम्हारा बड़ा भाई अभी पहले ही से काम में लग गया होता। उसकी माँ ने भी हाँ कहा, गाँव के बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं, बाहर काम करते हुए हमने कितनी मुश्किलें झेली, तुम क्या जानो। उसकी माँ ने जल्दी से समय देखा, उसके हाथ पकड़ के बोली कि चलो जल्दी से प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लो और जब घर वापस आओ तो अपने भाई के सामने कुछ उल्टा सीधा मत बोल देना। उसने देखा कि उसके छोटे भाई के ओठ हिले जैसे कि वो कुछ कहना चाहता हो। आखिरकार उसने सिर झुका कर कहा, ठीक है मैं समझ गया, लेकिन ये सब आपका फैसला है। हो सकता है कि बड़ा भाई थोड़ा आराम करने वापस आया हो और अगर वापस जाकर वो बीजिंग पैसे कमाने लगे तो, और अगर मान लीजिए कि वो मेरे लिए कार खरीदना चाहे तो उसे मेरे खिलाफ मत कर देना। उसकी माँ ने कहा, तुम चिंता मत करो, हमने सब कुछ सोच समझ के किया है। वो दूर से खड़ा, वो हंसते हंसते जाते हुए उस परिवार को देखता रहा। उसने दीवार का सहारा लिया और एक हाथ से अपनी आंखों को ढक के एक कड़वी सी हंसी हंसने लगा। जिस पल उसे वो पैसा मिला था उसके सबसे पहले सोच ये थी कि वो घर जाकर सबको बताए अब वो आराम से जी सकते हैं और वो अपनी खुशी सभी के साथ बांटना चाहता था। वो सोचता था कि हम एक परिवार है, पर वो उनके लिए परिवार था ही नहीं। उनका असली बेटा तो वो छोटा वाला था और वो सिर्फ उसके लिए कठपुतली था। तारीफ कर दो, थोड़ी मीठी बातें बोल दो तो वो सब कुछ भूल ही जाता था। हाई स्कूल के बाद उसने अपने परिवार का 1 रुपया तक खर्च नहीं किया था। दिन में पढ़ाई करता था और रात में वेटर की जॉब करता था, क्योंकि उसे डर था कि उसके मम्मी पापा पर ज्यादा बोझ न पड़े। वो हमेशा दूसरों के पुराने कपड़े पहनता था और ऐसे जूते जिसकी साइज भी उसमें अच्छे से फिट नहीं आती, और उसके छोटे भाई के पास इतने सारे नए कपड़े होते थे कि वो अच्छे से पहन भी नहीं पाता था। और हर बार उसे यही बात कहा जाता था कि उसका छोटा भाई शहर में पला बड़ा है, उसे अच्छे जीवन की आदत है और तुम तो उसके बड़े भाई हो, तुम्हें समझना चाहिए, तुम्हें उसके लिए हर चीज त्याग करना चाहिए। और वो हमेशा समझता भी रहा कि बड़ा भाई होने के नाते उसे हर चीज समझनी चाहिए। उसने सोचा कि उसके मम्मी पापा उसकी परवाह नहीं करते क्योंकि वो स्वतंत्र है, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो उसके ऊपर समय बर्बाद ही नहीं करना चाहते थे। असल में वो नौकरी छोड़कर उनके साथ ही रहेगा, सिर्फ ये एक मजाक था। लेकिन उसी मजाक ने वो सच्चाई बाहर ला दी जिसे वो वर्षों से स्वीकार नहीं करना चाहता था। लेकिन अभी भी समझ आने में देर नहीं हुई थी, कम से कम पैसा तो उसके पास ही था। उस शाम सभी लोग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे और सभी लोग एक दूसरे की तरफ इशारे से देख रहे थे। तभी उसकी माँ ने बोला, हिनचैन तुमने बाहर रह के बहुत मेहनत की है और हमें पता है कि तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आराम करने के लिए आए, लेकिन परिवार की हालत अभी बहुत खराब है। उसकी माँ ने एक लंबी सांस ली और आगे बोली, हमने बिजनेस ओपन किया था पर सारा पैसा डूब गया और शायद ये घर भी हमसे छिन जाएगा। उसके बाद उसके पिता ने बात आगे बढ़ाई, तुम्हारी माँ और मेरे पास पैसे नहीं बचे हैं, हमें तुम्हारे छोटे भाई के उस छोटे से घर में जाना होगा और वो जगह बहुत छोटी है, तो तुम अपना सामान बांधकर कहीं और रहने का इंतजाम कर लो। उन्हें उम्मीद थी कि वो हैरान होकर उनसे सवाल पूछेगा। वे पहले ही से कहानियाँ और बातें तैयार करके बैठे थे, लेकिन उनकी उम्मीद के ठीक उलट उसने सीधे शांत होकर बोला, मैं समझ गया, मैं सामान बांध कर निकल जाऊंगा। अब उसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था कि वो लोग उसे कैसे धोखा देना चाहते हैं, क्योंकि वो भी अब उन्हें नहीं बताने वाला था कि उसके पास 6 करोड़ रुपए हैं। पिछले 2 दिनों
से वो अपना सामान पैक कर रहा था और जाने की तैयारी कर रहा था। तभी अचानक उसकी गर्लफ्रेंड उसके होम टाउन पे उसके मम्मी पापा से मिलने आ गई। घर की हालत बिखरी हुई थी, इसलिए सभी लोग उसे देखकर चौंक गए। उसके बाद जल्दी से बोले, अरे वॉन तुम आ गई, घर थोड़ा बिखरा हुआ है। वॉन ने सिर हिलाया। कमरे को देखकर उसके चेहरे पे थोड़ी सी घृणा आ गई। उसने एक पल के लिए अपनी नाक ढक ली। उसने देखा कि उसके मम्मी पापा अभी भी वहीं पे बैठे थे, इसीलिए वो उनके सामने खुलकर बात नहीं कर सकता था। उसने एक्साइटेड होकर पूछा, वॉन तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गई? और तुम मुझसे कल कुछ पूछना चाहती थी ना? तुम इतनी दूर यहाँ तक आ गई और तुमने मुझे लेने तक नहीं बुलाया ना? उसकी बात पूरी होने से पहले ही वॉन ने उसे बीच में रोक दिया। ज़ांग, ये बात बहुत जरूरी है। उसने जल्दी से अपने मम्मी पापा की तरफ देखा और उसे सीधे अपने कमरे में ले गया और दरवाजा बंद कर दिया। वॉन, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ, उसने ठंडे स्वर में बोला। अभी हम ब्रेकअप कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर वो वहीं पर एक पल के लिए शॉक्ड हो गया। उसने उसे शॉक्ड होकर पूछा, वॉन इतना अचानक क्यों? मेरे पास तुम्हें बताने के लिए एक अच्छी खबर भी है। उसने गुस्से वाली आवाज में बोला, मैंने कहा ना हम ब्रेकअप कर रहे हैं। उसने गहरी सांस ली और उसके पास जाकर बैठ गया। उसके अंदर अजीब सी बेबसी भर गई थी। वो वॉन से एक दोस्त के जरिए मिला था, वो भी उसकी तरह आउटसाइडर थी जो बीजिंग में स्ट्रगल करने आई थी, और वो लोग जानते थे कि ऐसी हालत में उनका बीजिंग में बसना बहुत मुश्किल है। इसलिए उन लोगों ने सोचा था कि कुछ साल मेहनत करेंगे, फिर किसी छोटे शहर में जाकर बस जाएंगे। 1-2 साल बाद जब पैसा जमा हो जाएगा तो वो लोग शादी कर लेंगे। उसे पता था कि उसकी माँ उसे पसंद नहीं करती थी, पर उसे इतना विश्वास नहीं था कि वो इतनी जल्दी रिश्ता तोड़ देगी। वो अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में बताने वाला ही था, तभी वॉन ने सीरियस होके कहा, जांग तुम सच में बहुत निकम्मे हो। बीजिंग में इतने साल काम करने के बाद तुम एक छोटा सा घर तक नहीं खरीद पाए। उसके ओठों तक आए वो सारे शब्द वहीं रुक गए। उसने धीरे से कहा, ऐसा नहीं है कि मैं निकम्मा हूँ। बीजिंग में एक घर की कीमत 2 करोड़ से भी ज्यादा है। एक आम जॉब करने वाला इंसान उसे कैसे खरीद सकता है? तुम भी तो एक आउटसाइडर हो, तुम्हें भी तो समझना चाहिए। वांग ने हंसते हुए कहा, अपनी नाकामी के बहाने मत बनाओ। ठीक है, अब मैं तुमसे बेकार की बातें नहीं करना चाहती। मैं यहाँ साफ साफ रिश्ता खत्म करने आई हूँ। सीधी बात करती हूँ, मेरी माँ ने मेरे लिए रिश्ता ढूंढा है। वो लड़का लोकल है और मुझे ठीक लगता है, इसलिए मैं उसी से शादी करने वाली हूँ। शादी से उसे याद आया कि वो पिछले कुछ टाइम से ओवर टाइम का बहाना बनाती थी। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को सब समझ में आ गया। उसे पता चल गया कि ये गधी लड़की उसे धोखा दे रही है। उसके चेहरे पे कड़वी हंसी आ गई और उसने पूछा, क्या ये सब सिर्फ पैसों के लिए है? अगर आज मेरे पास पैसा हो तो अगर मैं अमीर बन जाऊँ तो? वो उसकी तरफ मुड़ी और उसे चुपचाप कुछ पल के लिए देखती रही। उसे उसी टाइम में रियलाइज हुआ कि वो पहली वाली लड़की नहीं रही। अब उसकी आंखों में उसके लिए प्यार नहीं था, सिर्फ उलझन और झुलझुलाहट थी। उसने बोला, थोड़ा रियलिस्टिक बनो, पैसों के सामने तुम्हारा प्यार बहुत सस्ता है, उसकी कोई कीमत नहीं। और तुम्हारे पास कुछ पैसा भी हो जाए तो उसका क्या? तुम इस जिंदगी में बीजी में एक घर तक नहीं खरीद सकते। असल में तो तुम उन दिहाड़ी मजदूरों से कम नहीं हो। फिर उसने ठंडे स्वर में कहा, मुझे दोष मत दो, मैं साफ साफ रिश्ता खत्म कर रही हूँ। इंसान को प्रैक्टिकल होना होता है। उसकी हर बात वो चुपचाप सिर्फ सुनता रहा। उस पल उसे सच में लगा कि उसकी पूरी जिंदगी एक मजाक बन चुकी है। धीरे धीरे उसके ओठों पर मुस्कान आ गई। ठीक है, जब तुम्हें सच्चाई समझ आ ही गई है तब मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें कभी पछतावा ना हो। मैं तुम्हें खुश रहने की शुभकामनाएं देता हूँ। वॉन ने उसे देखा और लंबी सांस छोड़ी। ज़ियांग, मैं खुश रहूंगी, गुस्से में ऐसी बातें मत कहो। अब थोड़ा प्रैक्टिकल बनो, लोगों की बातों पर भरोसा मत किया करो। पहले मुझे लगा था तुम्हारी नौकरी बहुत अच्छी है और तुम बीजिंग में बस जाओगे। मैं पहले बहुत भोली थी। तुम्हारी इतनी सी मंथली सैलरी से तुम कभी पर्याप्त पैसे नहीं बचा सकते। फिर उसने नरमी से कहा, हालांकि मैं तुम्हारी किसी भी उधार के लिए नहीं हूँ। हालांकि तुम अच्छे थे और इतने सालों से मैं तुम्हारे साथ रही हूँ। उसने ये सुना और सिर झुका लिया और वो उसे देखती है और फिर वो वहाँ से चले जाती है। उस वक्त उसे लगा कि बस किस्मत वो नहीं, शायद वे लोग हैं जो वो लोग आज चाहते हैं। वे सब कुछ उसके पास है। जैसे ही वो सब उनके हाथ लगने वाला था, उससे पहले उन लोगों ने अपनी असली सूरत दिखा दी। शायद भगवान भी ये जानता था कि वे लोग इस खुशी के लायक ही नहीं है। जब वॉन किसी भी बातचीत के बिना और बिना पीछे देखे चली गई तो उसके मम्मी पापा ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। ये कैसी लड़की है, जरा भी तमीज नहीं है इसमें। हमारे लिए खाना बनाना तो दूर, ये हमारी तरफ देखना भी पसंद नहीं करती। ऐसी औरत से शादी नहीं करना चाहिए, समझे? उससे शादी करना हमारे परिवार के लिए बदकिस्मती होगी। उसने शांत स्वर में बोला, मैं उससे शादी नहीं करूंगा, हमारा ब्रेकअप हो चुका है। ये सुनकर उसके मम्मी पापा ने एक दूसरे की तरफ देखा और उसकी माँ ने कहा, देखा तुम्हारे पास नौकरी भी नहीं है, इसलिए औरतें भी अब तुम्हें नीचा समझने लगी हैं। ठीक है, तुम वापस एजेंसी जाओ और एक अच्छी सी नौकरी ढूंढो। हमें बुढ़ापे में सहारे की जरूरत पड़ेगी और तुम्हारे भाई को कार भी चाहिए। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम क्या चाहते हो, हम बुढ़ापे में दुख झेलें? अब वो उनसे और कुछ नहीं कहना चाहता था। उसने शांति से कहा, मैं सामान पैक करके वापस जिंची के चला जाऊंगा। ये सुनकर उसके मम्मी पापा और भी खुश हो गए। कितने गंदे इसके मम्मी पापा हैं। तुम अभी जवान हो, पुराने घर में पड़े रहने से क्या फायदा, तुम अभी जाकर जॉब कर सकते हो। ये सुनकर उसके चेहरे पर हंसी आ गई, क्योंकि उसने कभी ये नहीं सुना था कि उसके मम्मी पापा ने उसके छोटे भाई को ऐसा कहा हो। कभी उसे हमेशा यही कहा जाता था कि बाहर जाकर क्या करोगे, हमेशा घर पे ही रहो, हम तुम्हारे लिए घर, नौकरी, कार का इंतजाम कर देंगे और तुम्हारा बड़ा भाई हर महीने तुम्हें पैसे भेजेगा। और सच में वो हर महीने उसे अच्छी रकम भेजता भी था। ये सुनकर
देखकर उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। अब चिंता मत करो, मेरी तरफ से तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। वो वापस जिंची आ गया और वो अपना ऑफिस जाकर अपना सारे काम दूसरों पर थोप दिया और रिजाइन दे दिया। और कंपनी उसे रोकना चाहती थी, इसलिए कंपनी ने उसे पार्ट टाइम सलाहकार के लिए कभी कभी मदद करने का आइडिया दिया। अब कुछ लोग जो फाइनेंशियली अच्छे खासे हो चुके थे वो साथ में मिलकर डिनर करने गए। माहौल बहुत अच्छा था। मजाक मजाक में किसी ने कहा, क्यों ना हम मिलकर एक छोटा सा बिजनेस ओपन करें, वैसे भी हम रिस्क उठा सकते हैं और वैसे भी उसे कोई आपत्ति नहीं थी। फिर उसने इन्वेस्ट करने के लिए हामी भरी। फिर की बातचीत अच्छी रही। जब वो रात में घर लौटी, फिर वो जब घर में आया, पूरा घर बर्बाद हो चुका था और पूरे घर को उलट पलट दिया गया था और रूम का सोफा दरवाजे तक खींचा गया था। कॉफी की टेबल उल्टी पड़ी हुई थी और कांच के टुकड़े पूरे घर में बिखरे हुए थे और दीवारों पे लगी फ्रेम्स तक गायब थी। बेडरूम की अलमारी पूरी तरह से खोजी जा चुकी थी, कपड़े पूरी तरह से इधर उधर फेंके जा चुके थे और पूरी बेडशीट भी इधर उधर हो चुकी थी और स्टडी रूम की बुक शेल्फ भी गिरी हुई थी और किताबें इधर उधर फैले हुए थे। यहाँ तक कि बाथरूम का सामान और किचन के सामान भी इधर उधर फैले हुए थे। यहाँ तक कि पर्दों की रॉड निकालकर फेंक दी गई थी और रॉड भी इधर उधर गिरी हुई थी और पर्दे भी। पूरा घर ऐसा लग रहा था किसी ने पूरा घर लूट लिया हो। वहाँ पर एक भी निशान नहीं छोड़ा गया था। उसका खड़े खड़े ही सारा नशा उतर गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसका पूरा खून जम गया हो। कुछ सेकंड बाद उसे होश आया और उसने दरवाजा बंद किया और अपना फोन निकाला और तुरंत सीधे पुलिस को कॉल किया। उसने खुद को शांत रखते हुए अपना पता बताया और उन्हें बताया कि घर में चोरी और तोड़फोड़ हुई है। उसने फोन रखते ही मकान मालिक को भी कॉल किया। उसने घर की हालत सुनते ही बोला, मैं तुरंत वहाँ पहुँचता हूँ। करीब 10 मिनट बाद 2 पुलिस वाले तुरंत वहाँ पर पहुँचे। वो जांच टीम को लेकर आए थे। वो लोग पूरी तरह से वहाँ पर जांच करने लगे। वो मशीनों से पूरे घर की जांच करने लगे। फिंगरप्रिंट और पैरों के निशान वहाँ से इकट्ठा किए गए। पुलिस ने उससे पूछा, आप आखिरी बार घर छोड़कर कब गए थे? क्या आपने किसी स्ट्रेंजर आदमी को देखा या फिर कोई आपका कोई जरूरी सामान गायब है? उसने एक एक सवालों का जवाब दिया। कल रात मैं दोस्तों के साथ डिनर पर गया था और वो देर रात घर पे नहीं था। जब वो घर पर आया तो ये सब हाल हुआ था। उसने आगे कहा कि मैं नौकरी छोड़कर अपनी जिंदगी फिर से व्यवस्थित करने वाला था, इसलिए उसने ज्यादा नगद पैसे और जरूरी सामान तिजोरी में रखे थे। लेकिन तिजोरी तो तोड़ दी गई और उसमें रखा कीमती सामान एक भी नहीं बचा। यहाँ तक कि रोजमर्रा का सामान भी उठा ले गए हैं। थोड़ी देर में मकान मालिक भी वहाँ पहुँच गया। जैसे ही उसने घर की हालत देखी, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो बिखरे हुए सामान की तरफ इशारा करते हुए लंबे समय तक कुछ बोल ही नहीं पाया। आखिरकार उसने कांपती हुई आवाज में बोला, आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या है? मकान मालिक गुस्से और दुख में बोला, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो मुझे ये सब देखना पड़ रहा है? अभी कुछ महीनों पहले मैंने इस पूरे घर का रेनोवेशन करवाया था और तुम्हें किराए पे दिया था। उसने तुरंत उससे माफी मांगी, मैं सभी की भरपाई कर दूंगा। फिर उस जाकर उसका चेहरा थोड़ा नरम हुआ। वो एक तरफ खड़ा होकर पुलिस की जाकर हेल्प करने लगा। पुलिस ने लगभग आधे घंटे से इधर उधर से बहुत सारे सबूत इकट्ठा किए। कमरों में कुछ मिला तो नहीं, पर बहुत सारे सबूत उन्हें मिल गए। उन्हें बहुत सारे फिंगरप्रिंट्स भी मिले। पुलिस ने कहा कि वो बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज चेक करेंगे और जल्द से जल्द उन चोरों की पहचान करेंगे। उन्होंने उसे चोरी हुए सामान की सूची देने को कहा। फिर वो लोग वहाँ से चले गए। फिर पुलिस के जाने के बाद वो और मकान मालिक घर को थोड़ा समेटने लगे। हर तरफ फैली बर्बादी को देखकर मकान मालिक उससे शिकायतें करते हुए बोल रहे थे, हमारे मेन कैरेक्टर ने पूरे जिंदगी में ऐसा मामला नहीं देखा था, इसलिए उसका भी दम घुट रहा था। उसने कभी भी किसी का इतना बुरा नहीं किया था कि कोई उसके बदले के लिए सिर्फ उसका पूरा घर ही खाली कर दे। यहाँ तक कि अलमारी में रखी रोजमर्रा की चीजें भी उठा ले जाना सच में बहुत अजीब बात थी। अगली सुबह पुलिस स्टेशन से पुलिस का कॉल आया और उन्होंने उसे वहाँ बुलाया था। उन लोगों ने सीसीटीवी फुटेज देख ली है। कल उनके घर में एक औरत और कुछ आदमी लोग आए। वे कई बड़े बड़े बॉक्स बाहर ले गए, फिर बाद में गाड़ी में भरकर ले गए। फिर उस ऑफिसर ने बोला, बहुत सारी जांच पड़ताल से हमने एक महिला की पहचान कर ली है और बाकी 2 लोग किसी मूविंग कंपनी के कर्मचारी थे। इतना सुनते ही हमारा मेन कैरेक्टर शॉक्ड हो गया और उसे गुस्से में उसकी हंसी निकल गई। वॉन, तुम सच में एक छोटी सोच की इंसान निकली। ब्रेकअप के बाद उसने सच में ऐसा काम किया था। कोई इंसान कितना नीचे गिर सकता है? पुलिस ने उससे पूछा कि आप इस मामले को कैसे हैंडल करना चाहते हैं। फिर उसने बोला कि घर मकान मालिक का है और ज्यादातर सामान उन्हीं का था और फैसला भी वही करेंगे। जैसे ये बात मकान मालिक को पता चली कि ये सब कुछ उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने किया है, वो आग बबूला हो गए। उन्होंने गुस्से में बोला कि इस मामले में कानूनी कार्रवाई होगी और उस पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा और उस पर केस भी दर्ज होगा। उसने सब कुछ मकान मालिक पर छोड़ दिया। फोन रखने के बाद उसे सिर्फ और सिर्फ थकान महसूस हुई। उसने ऐसी लड़की से कैसे प्यार कर लिया। उसने जल्दी से अपने सारे सामान पैक किए और फिर उसके बाद वो पास के होटल में जाकर रहने लगा।
लगा और जब तक मामला शांत नहीं रहता वो तब तक वही रहेगा और बाद में कोई नया घर ढूंढ लेगा। फिर वो जाकर थक के सो गया। वो बहुत ज्यादा थका हुआ था, उसे पूरी रात नींद नहीं मिली थी। तभी उसका रिंगटोंग बजने लगा। उस शांत कमरे में उसकी रिंगटोंग बहुत ज्यादा गूंज रही थी और वो चुभ रही थी उसने फोन उठाया और भारी आवाज में पूछा कौन। दूसरी तरफ से वॉन की हिस्टेरिकल चीख सुनाई दी। तुम पैसों के लिए इतने ज्यादा पागल हो गए हो इसलिए तुमने इतनी सारी पुलिस बुला ली। उसकी तेज और चिल्लाने वाली आवाज सुनकर उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कांच पर नाखून लगड़ रहा हो। उसने तुरंत फोन को दूर कर लिया। उसने फोन पर देखा वो सच में वॉन का ही नंबर था। उसके अंदर का गुस्सा तुरंत भड़क उठा। उसने ठंडी हंसी हंसकर बोला, वॉन मुझे अभी भी शक है तुम्हारे पास दिमाग है या नहीं। ये घर मकान मालिक का था और उसमें रखे हुए ज्यादा से ज्यादा सामान भी उसी के थे और तुमने उस पर अपना हक जताकर मनमानी करके वो सारे सामान अपने साथ ले गए। ये लड़की तो पूरी चोरनी निकली। उसकी ये सारी हरकत उसे बहुत ज्यादा हंसने वाली लग रही थी। वॉन फिर चीखते हुए बोली, क्या मतलब वो सब मकान मालिक का था? वो सारे सामान मेरे थे, वो सब मैंने खरीदवाए थे। वो सारी लिस्ट मैंने बनाई थी। जो पर्दे तुमने खरीदे थे, जो किचन के सामान थे, बेड के सामान थे, वो सब कुछ मैंने ये सब नोट किया था। और अब जब हमारा ब्रेकअप हो गया तो अपनी चीजें ले जाने में क्या हर्ज है? तो फिर तुमने पुलिस क्यों बुला ली? अपनी कंप्लेंट जल्दी से वापस लो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये सुनकर हमारे मेन कैरेक्टर का खून खौल उठा और वो सोचने लगा कि उसने सिर्फ सामान चूज किए थे, सारे पैसे तो मेरे थे ना। असल में वो सारे सामान मकान मालिक के ही थे पर असल में वो अपने बेहिचक वो खुद के बता रही थी। इतनी बेशर्म औरत तो मैंने कहीं नहीं देखी। फिर उसने बोला, ठीक है तुम ये सब जाकर पुलिस को समझा देना और देखते हैं कि इस तुम्हारी बेवकूफी भरी दलील पर वो कितना विश्वास करते हैं। फिर उसने ठंडी हंसी के साथ कॉल कट कर दिया। फिर से उससे दोबारा बात नहीं करना चाहता था इसलिए उसने उसे ब्लॉक कर दिया और उसे हर जगह से उसने डिलीट भी कर दिया था। वॉन से जुड़ी हर फोटोज और वीडियोस उसने अपने फोन से डिलीट कर दिया और मिटा दिए। उसके जैसे इंसान से जुड़े रहना खुद को और गिराना है। वो उसे ब्लॉक करने के बाद फिर सोने की कोशिश करने लगा। बस करवटें बदलते रहा पर वो सो नहीं पाया। उसका दिमाग पूरी तरह से उलझ चुका था। घर लौटते ही उसके मम्मी पापा की सच्चाई उसे पता चल गई। भाई का रवैया, वॉन की हकीकत पता चल गई और घर का खाली हो जाना, ये सब कुछ उसके दिमाग में किसी फिल्म की तरह चल रहा था। उसे तब महसूस हुआ कि इंसान कितना बेरहम हो सकता है। जिसे लोग परिवार और प्यार कहते हैं वो पैसे के सामने कितना ज्यादा छोटा पड़ जाता है। कुछ देर बाद उसे अपनी तबीयत भी खराब लगने लगी। इन दिनों वो अच्छे से खा भी नहीं पा रहा था। लगातार तनाव के कारण उसे खाने पीने का कोई होश ही नहीं रहा और उसके पेट में भी दर्द हो रहा था। फिर उसने सोचा कि वो एक बार फुल बॉडी चेकअप करवा ले। वो उठा और तैयार होकर टैक्सी लेकर एक बीजिंग के सबसे बड़े हॉस्पिटल में चला गया। फिर वहाँ जाकर उसने अपने पूरे शरीर की जांच करवाई और रिपोर्ट आने में 3 दिन लग जाएगा। इन 3 दिनों में वो मकान मालिक वाले मामले को भी निपटाता रहा और साथ ही में दोस्तों के साथ नई कंपनी खोलने की बात भी चलती रही। मकान मालिक के बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद थे। वान समझ गई थी कि गलती उसी की थी। आखिरकार उसने मकान मालिक को 20,000 युवान मुआवजे के तौर पर दी। तब जाकर वो मामला खत्म हुआ और फिर उसे जाकर पता चलता है कि उसके लोकल बॉयफ्रेंड के साथ भी उसका ब्रेकअप हो चुका है। उसका बॉयफ्रेंड कह रहा था कि वो गधी थी, उसके पास दिमाग ही नहीं था, पागल औरत ने सब कुछ खत्म कर दिया मेरा। ये सुनकर हमारे मेन कैरेक्टर को अंदर से सेटिस्फेक्शन मिला। उसे सब कुछ अपना खुद ही से खत्म कर दिया था। 3 दिनों बाद हमारा मेन कैरेक्टर हॉस्पिटल अपना रिपोर्ट लेने जाता है। वो अपनी रिपोर्ट्स देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। उसकी आंतों में कई सारे ऑलिव्स पाए गए थे। फिर डॉक्टर ने उसे समझाया कि उसे भविष्य में कैंसर हो सकता है, इसलिए वो जल्दी से जल्दी अपनी सर्जरी करवा ले। डॉक्टर ने ये भी कहा कि अपने खान-पान और अपने इमोशंस पर ध्यान रखें, ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए और अपने गुस्से पे कंट्रोल करिए। वो रिपोर्ट अपने हाथ में लेकर हॉस्पिटल से बाहर निकल आया। सड़क पर भीड़ देखते हुए उसके अचानक दिमाग में एक विचार आया, एक ऐसा विचार जिससे वह लोग जिन्होंने उसके खिलाफ साजिश रची थी उसकी कीमत चुकाए, क्योंकि वह लोग हमेशा पैसों को ही ऊपर रखते हैं। उसे सिर्फ वो लोग एक फूल समझते थे। क्यों ना वो उन्हें दिखाए कि उसकी हालत कितनी खराब है। वो ये देखना चाहता था कि वे लोग कितने ज्यादा स्वार्थी हैं और उसके मन में बची हुई एक आखिरी उम्मीद भी वो खत्म करना चाहता था। वो सबसे पहले मेडिकल शॉप गया, सर्दी बुखार की दवाइयाँ खरीद ली, फिर जानबूझकर बॉटल्स के लेवल्स फाड़ दिए। उसके बाद उसने अपने एक दोस्त से फेक मेडिकल रिपोर्ट बनवाई। उस रिपोर्ट में लिखा था कोलन कैंसर मिड स्टेज। उसमें तुरंत सर्जरी के लिए बताया गया था और सर्जरी का खर्चा पूरा 3 लाख बताया गया था। सब कुछ रेडी होने के बाद उसने कई रातें बिना सोए हुए गुजारी ताकि उसका चेहरा कमजोर और पीला दिखे। उसकी आंखें धंस गई, उसका चेहरा पीला पड़ गया
और वो सच में बीमार लग रहा था। 1 महीने बाद उसकी सारी तैयारी पूरी हो गई और वो अपने कार में बैठकर अपने होम टाउन चला गया और सीधे अपने छोटे भाई के अपार्टमेंट में चला गया, जो कि किराए का था और वो बहुत ज्यादा छोटा सा था। वहाँ पर लिफ्ट भी नहीं थी और गलियारे में बहुत सारा सामान भरा पड़ा था और वहाँ से सीलन की बदबू आ रही थी। उसके बाद उसने गेट खोला और उस छोटे से कमरे में 3 बेडरूम ऐसे घुसाड़ दिए गए थे। पूरा घर कबाड़ खाना लग रहा था। चलने की भी जगह बहुत मुश्किल से बची हुई थी, सिर्फ इसलिए कि वो अपने छोटे भाई के लिए कार खरीदा और उसके मम्मी पापा उस छोटी सी जगह पर रहने के लिए रेडी भी हो गए थे। फिर वो और अंदर गया तो उसने देखा कि वो लोग मेज पर बैठकर खाना खा रहे थे। उसे देखते ही सभी लोग शॉक्ड हो गए और उनके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट आ गई। उसकी माँ ने चॉपस्टिक रखा और अजीब सी बनावटी स्माइल के साथ बोला, अरे जिनचिन तुम वापस कैसे आ गए? क्यों आ गए? पर तुम तो कहे थे कि तुम जिनचिन जाकर नौकरी ढूंढोगे, तुम वापस कैसे आ गए? उसने रिप्लाई नहीं दिया और वो आगे बढ़ गया। उसकी उंगलियां कांप रही थी, उसके ओठ पीले थे और वो पूरी तरह से लड़खड़ा रहा था। उसका फेस ऐसा हो गया था कि वो रोने वाला था और वो रोते बोला कि माँ, मम्मा, मैं बीमार हो गया हूँ। कंपनी ने मुझे मेरी काम चोरी की वजह से नहीं निकाला था, कंपनी ने मुझे इसलिए निकाला था क्योंकि मैं बीमार था। असल वजह तो ये थी, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया, वरना आप लोग चिंता करने लगते ना। उसके बाद उसने अपना वो फेक रिपोर्ट दिखाया उन्हें। उसके मम्मी पापा की नजर उस रिपोर्ट पर पड़ी और उनके चेहरे पूरे शॉक्ड से भर चुके थे। उनकी आंखों में घबराहट और घृणा एक ही पल चमक उठी। उसके बाद उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और उसके बाद उसके पापा ने एक सूखी सी हंसी हंसकर बोला। उनकी आवाज में बिल्कुल भी फिक्र नहीं था। वो तो बोल रहे थे कि सिंचन, तुम तो बिल्कुल फिट दिख रहे हो, तुम तो बिल्कुल बीमार नहीं हो, ऐसी बातें मत करो। तुम्हें इतनी बड़ी बीमारी कैसे हो सकती है? पक्का इसमें हॉस्पिटल वालों की कोई गलती हुई होगी। फिर उसकी माँ ने हाँ में हाँ कहते हुए बोला, हाँ ये सच में उनकी ही गलती होगी। वैसे भी तुम बहुत ज्यादा बीमार बिल्कुल नहीं लग रहे हो और तुम बहुत फिट हो, इतने यंग हो, तुम्हें नहीं हो सकती ऐसी कोई बीमारी। फिर उसने गंभीर आवाज में बोला कि मैंने जब चेकअप कराया तो मुझे पता चला कि मुझे एक गंभीर कैंसर है। अभी ये ज्यादा गंभीर नहीं है, ये अभी भी ठीक हो सकता है। फिर वो थोड़ा सा रुक कर बोला, उसने थोड़ी सी उम्मीद दिखाकर बोला, माँ पापा, मुझे पता है कि अभी घर की हालत ठीक नहीं है और अभी आप लोग की हालत भी ठीक नहीं है, लेकिन जो मैंने शादी के लिए घर बनाया था उसकी कीमत लगभग अभी 3 लाख युआन तो होगी ही। और डॉक्टर ने कहा है अगर 3 लाख युआन का इंतजाम हो जाए तो मेरी सर्जरी भी हो सकती है और मेरी बीमारी भी कंट्रोल हो सकती है। उसके बाद उसने उम्मीद भरी नजरों से उन्हें देखा। उसकी उंगलियां सफेद पड़ चुकी थी, जैसे उसने पूरी उम्मीद अपने हाथों में बांध ली हो। माँ पापा, इसे बस आप लोग एक उधार समझ लीजिए। जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं पहले से ज्यादा मेहनत करूंगा, उसके बाद मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। फिर वो अपने भाई की तरफ देखा और बोला कि भाई की तो अभी नौकरी भी है, वो इतने साल से काम कर रहे तो उसके पास थोड़ी सेविंग्स तो होगी। प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज मेरी हेल्प करो, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। उसके पापा ये सुनकर घबरा गए और उन्होंने रिपोर्ट पकड़ लिया और उनके हाथ पूरे कांप रहे थे और उन्होंने बोला कि मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है। उसकी माँ ने तुरंत बोला कि तुम्हारा भाई अभी अभी जॉब पे लगा है, उसके पास कहाँ से सेविंग्स होंगी। उसकी माँ ने चिंता ऐसे ही दिखाते हुए बोला कि तुम चिंता मत करो माँ पापा, तुम्हें ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे, हम कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे। उसके पापा ने भी हाँ बोल दिया। वो लोग मदद करने की बातें तो कर रहे थे पर उनकी आंखें इधर उधर घूम रही थी, वो तो उसकी आंखों से नजरें भी नहीं मिला पा रहे थे अच्छे से। फिर उसके बाद वो लोग बोलते हैं कि चलो हम लोग अंदर जाके देखते हैं कि हमारे पास कितने पैसे हैं और हमें कितना इकट्ठा करने की जरूरत है। वो दोनों एक एक कर रूम में चले गए। वो सोफे से उठा और दबे पांव बालकनी की तरफ चला गया। बेडरूम की खिड़की पूरी तरह से बंद नहीं थी, एक छोटा सा गैप रह गया था। उसने जैसा सोचा था वहाँ से वैसी ही आवाजें आ रही थी। उन लोगों ने कमरे में जाते ही अपना नकली चेहरा उतार दिया। वे लोग अब खुल के हिसाब लगाने लगे थे। उसकी माँ की आवाज बिल्कुल घबराहट और चिंता से भरी हुई थी। ये उसे कैसी बीमारी हो गई? कैंसर तो बहुत पैसा निकल जाने वाली बीमारी होती है। उसका घर भी है पर वो अब बेरोजगार भी है और ऊपर से उसे कैंसर भी है। अगर वो बच गया तब भी वो भारी काम नहीं कर पाएगा। उसकी माँ लगभग टूटी हुई आवाज में बोली, ए भगवान, अगर हमने उसे पैसा भी दे दिया और घर भी दे दिया तो लगभग उसका इलाज नहीं हो पाएगा। आखिर में सब कुछ बेकार ही चला जाएगा। ये सुन के उसके पिता की आवाज भी गुस्से में थी। उन्होंने धीमे और साफ शब्दों में कहा, हम उसे पैसा नहीं देने वाले हैं। कैंसर इतनी आसानी से ठीक नहीं होता, वो सिर्फ पैसों की बर्बादी है। उसके बाद वो धीरे धीरे उसका शरीर गलने लग जाएगा और वो फिर खत्म हो जाएगा। इससे पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा और उसके कारण हाउ की शादी भी बर्बाद हो सकती है। उसकी माँ धीरे धीरे रोने लगी। उनकी आवाज में बेटे के लिए दर्द नहीं था बल्कि डर था। अब हम क्या करें? अगर उसे हम पैसा नहीं देंगे और घर नहीं देंगे तो वो अब
हम पे आके चिपक जाएगा और पूरी जिंदगी हमारे भरोसे बैठ जाएगा। क्या हम उसे किसी लोकल डॉक्टर के पास नहीं भेज सकते हैं क्या? वो सस्ता भी होगा और वो उससे ठीक भी हो जाएगा। फिर उसके पापा झुंझुला कर बोले, जब वो वेस्टर्न डॉक्टर से ठीक नहीं हो पाया, उससे क्या खाक ठीक होगा? उसमें पैसा खर्च करने का कोई मतलब नहीं है, तुम कोई और तरीका ढूंढो, उसे कहीं इलाज के लिए भेज दो। सबसे बढ़िया ये होगा कि वो खुद का रास्ता खुद ढूंढे, ना कि अपने मम्मी पापा पर बोझ बने। वैसे भी उसके पापा ने धीरे आवाज में बोला, वैसे भी वो बचपन से अपने दादा दादी के साथ पला बढ़ा है और वैसे भी उसे हमसे लगाव कहाँ है। ये सुनते ही हमारे मेन कैरेक्टर का दिल पूरी तरह से ठंडा पड़ गया। उसका शरीर पैर से लेकर सर तक पूरी तरह से जम चुका था। उसके लिए वो सिर्फ उनके लिए एक आउटसाइडर ही था जिसे कभी भी छोड़ा जा सकता है। जब वो बीमार पड़ा, उसकी मदद करने के बजाय वो लोग तो उसे घर के बाहर फेंकने की बात करने लगे। वो लोग चाहते थे कि वो कहीं बाहर जाकर अकेले संघर्ष करे ताकि वो उन पर बोझ ना बने। फिर कुछ देर बाद उसकी माँ एक लंबी सांस लेकर बोली भारी आवाज में, अब कोई और रास्ता नहीं है। वैसे भी कुछ महीने पहले तुम्हारे पापा की टांग में चोट लगी थी। उस वक्त अस्पताल के खर्च में बहुत पैसा चला गया और अब घर में कोई बचत भी नहीं बची है। वैसे भी हम तुम्हारा इलाज फिर कहाँ से करेंगे? एक काम करते हैं, तुम्हें गाँव में ही किसी छोटे डॉक्टर से दिखा देते हैं, जैसे होगा वो जैसे तैसे जी लेगा। फिर उसके पिता चिढ़कर बोले, ये कैंसर है, इसमें कितना पैसा लगेगा क्या तुम्हें पता है? और तुम मेरी टांग का याद मत दिला, वैसे भी सब सारी गलती उस बुढ़े की है, उसे तो दखल देने की आदत है। वो बीच में जानबूझ के मुझे काम करवा रहा था खेत में। अब तो गाँव में कोई काम भी नहीं बचा, फिर भी वो बार बार कॉल करके पूछते कि तुम्हारी टांग ठीक हुई कि नहीं। वो फिर से मुझे काम के लिए बुलाना चाहता है। फिर उसके पापा फिर से झुंझुला कर बोले, मुझे उसकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो एक बूढ़ा हो गया और उसे अपना घर चलाना तक नहीं आता, फिर भी दूसरों के कामों में दखल देता रहता है। ये सुनकर उसका पूरा खून खौल गया। उसके दादाजी की तबीयत खराब थी और उसने उन्हें बताया तक नहीं। उन लोगों ने उन्हें गाँव में अकेला छोड़ दिया था। यहाँ तक कि जब उसके दादाजी के सर पे चोट लगी थी तब भी उन लोगों ने उनकी बिल्कुल परवाह नहीं की। आखिर फिर भी इन लोगों ने उनकी परवाह नहीं की थी। आखिर ये लोग कैसे लोग हैं? कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? उसके दादाजी ने उसे बचपन से पाला पोसा है, उन्होंने अपने बच्चों के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, फिर भी ये लोग इतने हरामखोर कैसे हो सकते हैं? उसके गुस्से से पूरे दांत भींजे हुए थे और उसने पूरे रेलिंग को इतनी जोर से पकड़ा था कि उसका पूरा हाथ सफेद हो चुका था। हथेलियों में खून धस चुके थे और उसके मुंह में खून का स्वाद था। तभी उसे एहसास हुआ था कि वो अभी उन्हें अच्छे से जान ही नहीं पाया था। उनका लालच और उनका निर्दयपन इतना ज्यादा था कि वो सोच भी नहीं सकता था। अब वो उन पर दोबारा कोई मौका नहीं देगा और उन पर वो कभी भी भरोसा नहीं करेगा। शाम को उसका छोटा भाई काम से वापस आया, उसकी नजर सीधे उसके बड़े भाई पे पड़ी। आंखें धसी हुई थी और उसका पूरा शरीर बेजान सा लग रहा था और वो सोफे पे बैठा था। उसे देखकर उसका छोटा भाई भी चौंक गया और वो अच्छे से पूछता है, भैया आप यहाँ कब आए और आपको ये क्या हो गया? आप इतने कमजोर कैसे लग रहे हैं? उसके मम्मी पापा को ये भरोसा नहीं था कि वो अभी तक यहाँ पर रुका हुआ है। उन्हें लग रहा था कि उसने उनकी बातें नहीं सुनी है। वो लोग जल्दी से उसके छोटे भाई का हाथ पकड़ के उसे भी रूम में ले गए। फिर उसके बाद उन लोगों ने कमरा बंद कर लिया और फिर से वो लोग वही सारी बातें करने लगे। उसे घर से भगाने की योजना बनाने लगे। ये सारी बातें वो बालकनी से सुनने लगा। अंदर से उसके छोटे भाई की आवाज आई और उसकी आवाज में थोड़ी सी झिझक लग रही थी, लेकिन भैया की आवाज तो ठीक लग रही थी। जब मैं आया था वो लिविंग रूम में बैठे हुए थे, उनकी हालत तो उतनी गंभीर तो नहीं लग रही थी। कहीं ये गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं है ना? उसकी माँ जल्दी से बोली, ये गलत इन्फॉर्मेशन कैसी हो सकती है? वहाँ पर तो वो हॉस्पिटल का रिपोर्ट भी रखा हुआ है, वैसे भी वो नकली कैसे हो सकती है? अब तुम ये सब छोड़ो और तुम ये सोचो कि तुम्हारे छोटे बेटे को बाहर कैसे भेजा जा सके। फिर उसके बाद कमरे से धीमी आवाजें आने लगी, जैसे कि वो लोग कोई चर्चा कर रहे थे। उन लोगों ने कहा कि कोई जगहों पर टूर ग्रुप के नाम पे उन्हें बाहर भेजा जाता है, लेकिन असल में उन्हें वहाँ पहुँचने के बाद उन्हें बंदी बना लिया जाता है। उनसे जबरदस्ती काम करवाया जाता है, स्कैम करवाया जाता है। अगर वो लोग काम करने से मना करें तो उन्हें पीटा भी जाता है। एक बार वहाँ पहुँचने के बाद लगभग वहाँ से वापस आना बिल्कुल नामुमकिन है। ये सुनने के बाद उसके पापा बोलते हैं, बिल्कुल सही, वैसे भी तुम्हारे भाई को कैंसर है और उसे ये सब पता चलेगा तो वैसे भी वो समझ जाएगा कि उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है। उसकी माँ फिर जल्दी से बोलते हैं कि हम उसे कहेंगे कि ईस्ट सिटी में वहाँ पर एक डॉक्टर है जो बहुत अच्छा कैंसर का इलाज करता है और उसे हम वहाँ पर भेज देंगे। बस एक बार वो वहाँ पर चला गया तो वापस नहीं आ पाएगा, फिर उसके बाद हमारा एक बोझ कम हो जाएगा। फिर उसके पापा धीरे से बोलते हैं कि उसका कैंसर ही हमें बर्बाद कर देगा। फिर पूरा रूम पूरे सन्नाटे से भर जाता है। फिर लास्ट में उसके पापा बोलते हैं, अब ये तय रहा, हम उससे कहेंगे हम उसका मन बदलने और उसका इलाज करवाने के लिए उसे वहाँ पर भेज रहे हैं। किसी कॉन्टेक्ट का इंतजाम करो और उसका वहाँ पर नाम लिखवा दो।
लेकिन सब कुछ बहुत साफ सुथरे तरीके से होना चाहिए, उसे बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। उसके बाद कमरों से धीमी धीमी करके आवाज आने लगी। शायद वो लोग प्लानिंग कर रहे थे। वो बालकनी से खड़ा सब सुनता रहा, पर अब उसके दिल में अब कोई इमोशंस नहीं बचे हुए थे, ना रोना ना दुख, बस एंडलेस बर्फ जैसी ठंडक। वो लोग उसे इतना बड़ा बोझ समझने लगे थे कि उसे वो दूसरी जगह ले जाकर गायब कर देना चाहते थे। अब वो लोग उसके लिए परिवार नहीं रहे थे, वो लोग सिर्फ उसके लिए वैसे लोग बन चुके थे जो उसके लिए साजिश रच रहे थे। और सबसे अच्छी बात ये थी कि वो पहले उनसे मुंह मोड़ चुका था और उसे ये सब पहले से पता था। वो उनके प्लानिंग को बिल्कुल सफल नहीं होने देगा, इसलिए उसने अपना फोन निकाला और अपने एक दोस्त को मैसेज किया। उसने उसे लिखा कि उसे अगले दिन एक नाटक करना है। उसने उसे एड्रेस भी भेजा और कहा कि अपने साथ कुछ लोगों को भी लेकर आना। उसने फीस की भी बात कह दी। फिर उसका दोस्त बोलता है कोई दिक्कत नहीं, हम कल सुबह समय पे पहुंच जाएंगे। मैसेज करने के बाद उसने फोन रख दिया और वापस सोफे पे बैठ गया। अभी भी उसके चेहरे पर वैसा ही टूटा हुआ फेस बना हुआ था और वो पूरा बिखरा हुआ और तनाव में लग रहा था। वो इंतजार कर रहा था कब वो लोग बाहर आए और वो उनका नया नाटक देखे। अगले सुबह सूरज निकलने से पहले उसका छोटा भाई सबसे पहले ड्रामा करने आ गया। उसके चेहरे पर बेबसी का एक नकली इमोशन था। उसके भाई ने एक लंबी सांस ली और उसके कंधे पे हाथ रखा और बोला कि भैया मुझे बहुत अफसोस है, कल मैंने अपने कंपनी में सारे कलीग से बात की पर कोई भी पैसे देने के लिए राजी नहीं हुआ, क्योंकि सभी लोग सैलरी पे जीने वाले लोग हैं, किसी के पास एक स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। हमें थोड़ा सा समय दीजिए, हम लोग रिश्तेदारों और कलीगों से थोड़ा और बात करेंगे और हम आपको बचा कर ही रहेंगे। ये कहते कहते उसकी आंखें फालतू में लाल होने लगी थी। वो जानबूझ के रोने का नाटक करने लगा। उसके बाद उसके पापा आगे आए और उनके चेहरे पर दिखावटी पछतावे का भाव था। फिर उसके बाद उन्होंने छाती पीटते हुए कहा कि जेनचेंग ये मेरी सारी गलती है, मैं पैसा कमाने के चक्कर में पैसे वेस्ट कर बैठा। फिर उन्होंने घर के चारों तरफ इशारे करके कहा कि घर की हालत बहुत खराब है, अब हमारे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं बचते हैं, हम तुम्हारे इलाज के लिए पैसा ही नहीं जुटा पा रहे हैं, तुम चाहे तो हमें दोष दो। उसके बाद उसकी मम्मी आ गया और उनकी आंखें लाल थी जैसे पूरी रात वो रोई हो। फिर उन्होंने उसका हाथ पकड़कर बोला बेटा तुम परेशान मत हो, हम तुम्हारे इलाज के लिए पैसे जरूर जुटाएंगे, हम जरूर कुछ करेंगे। कल मैंने और तुम्हारे पापा ने बात की थी, हम सोच रहे हैं कि पहले तुम्हें हम एक टूर ग्रुप के साथ कहीं घूमने के लिए भेज दें। इन दिनों तुम्हारी बीमारी के कारण तुम्हारा मन भी बहुत ज्यादा उदास रहता होगा, इसलिए इन दिनों तुम घूम लोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा और मन हल्का हो जाएगा। और जब तुम वहाँ से घूम कर आ जाओगे तो हम तुम्हारा बहुत बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवाएंगे, चाहे जितना भी पैसा लगे। तीनों एक के बाद एक ऐसा रिक्वेस्ट कर रहे थे और ऐसी एक्टिंग कर रहे थे मानो कोई इमोशनल ड्रामा चल रहा हो। आंसू, दर्द, पछतावा मानो इतना रियल लग रहा था। मान लो अगर असली बात कोई ना जानता तो वो पक्का उनके जाल में फंस जाता। उनके नकली चेहरे देखकर उसे सिर्फ और सिर्फ घिन आ रही थी उन पर फिर भी उसने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुकाए वहाँ पर बैठा रहा। वो ऐसे बैठा था जैसे कि वो अपनी हिम्मत हार गया हो और बहुत ज्यादा निराशा में डूब गया हो। वो ये चाहता था कि वो सच में मान जाए कि वो उनकी बातों में आ चुका है। तभी अचानक बाहर से जोर जोर से किसी के चिल्लाने की आवाज आने लगी। कोई दरवाजे को बहुत जोर जोर से पीट रहा था और बहुत तेज से चिल्ला के बोल रहा था, यूनान जेनचेंग चल बाहर निकल, ये मत सोच कि तू गाँव से भाग कर आ गया तो तेरे सारे कर्जे खत्म हो जाएंगे, अभी दरवाजा खोल। उसके बाद लगातार दरवाजे पर धमाके होने लगे और बहुत तेज तेज आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था कि वो दरवाजा निकल जाएगा और पूरी तरह से टूट जाएगा। तीनों का चेहरा शॉक्ड हो गया। उसके मम्मी पापा और उसका छोटा भाई तीनों डर के मारे सहम गए। उनका चेहरा पल भर में बदल गया। उनका जो नाटक चल रहा था वो पूरी तरह से खत्म हो गया। तीनों घबरा कर दरवाजे की तरफ देखने लगे। वो लोग सोच रहे थे आखिर हो क्या रहा है। डर से सभी का शरीर कांप रहा था। उसका भाई हकला कर बोला, भैया क्या आपने किसी से कर्ज लिया है और कितना लिया था आपने जो कि ये लोग यहाँ तक पहुँच गए। फिर वो बोलते बोलते वो दरवाजा खोलने चला गया। शायद उसे डर था कि दरवाजा टूट गया तो पैसा भी उसे ही भरना होगा। जैसे ही दरवाजा खोला वहाँ पर 4 लंबे लंबे आदमी खड़े थे जिनकी हाइट लगभग 6 फीट थी। चौड़े, गंदे, डरावने फेस और ऐसा दबदबा जिसे देखकर कोई भी डर जाए। उसके आगे वही उसका सिक्योरिटी वाला दोस्त था जिससे उससे पहले बात की थी। वो कमरे में आया और उसकी नजर पूरे कमरे में गई, फिर उस पर जाकर टिक गई। उसने जानबूझ के डरावना फेस बनाया और बोला कि अब तो नौकरी भी चली गई और यहाँ आकर तुम छुपे हुए हो, तो ये मत सोच कि गाँव में छुप जाने से सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर आज हम तुझे नहीं ढूंढ पाते और कल तेरी तबीयत बिगड़ जाती तो हमारा पैसा कौन लौटाता। वो चुपचाप सिर झुकाकर सुन रहा था। उसके माता पिता और उसका छोटा भाई इन लोगों को देखकर पूरी तरह से डर चुके थे। उसकी माँ कांपती हुई आवाज में बोली, हम पुलिस बुलाएंगे, आखिर तुम लोग हो कौन, जल्दी यहाँ से तुम लोग निकल जाओ। फिर उसका दोस्त उंगलियां झटकाते हुए सोफे पे बैठ गया और हंसते हुए बोला, हाँ हाँ बुलाओ पुलिस, मैं भी देखता हूँ कि पुलिस क्या बोलती है। उसने जोर से टेबल पर हाथ मारा और बोला कि जेनचेंग ने हमसे 10 लाख उधार लेकर बैठा है, हमारे पास प्रूफ भी है। कस तो पुलिस भी मानती है, हम भी देखते हैं पुलिस क्या करती है। उसके बाद उसने एक दस्तावेज निकाला और टेबल पर पटक दिया।
10 लाख का इतना बड़ा आंकड़ा देखकर उन तीनों के पैरों के तले जमीन खिसक गई। तीनों लड़खड़ाकर पीछे हट गए, बस टेबल पकड़ के ही खड़े रह पाए। उसकी मम्मी गुस्से से बोली, नालायक बेटे, तूने इतना बड़ा कर्ज कैसे ले लिया? क्या तू पागल हो गया है? क्या तू हमें मारना चाहता है? हमने कैसे तुझे पाल लिया? उसके पापा भी गुस्से से बोल पड़े, पागल लड़के, तू बाहर क्या क्या करता फिरता था जो इतना कर्ज चढ़ गया? अब हम इसे कैसे भरेंगे? पिछले जन्म में हमने कौन सा पाप किया था कि तुझ जैसा नालायक बेटा पैदा हुआ? उसका छोटा भाई भी बोल पड़ा, भैया अब तो मुसीबत बन गए हैं। हमारा परिवार तो पूरी जिंदगी में 10 लाख नहीं कमा सकता। हमारा मेन कैरेक्टर डरने का नाटक करते हुए बोला, मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया। कैपिटल में लिए घर की डाउन पेमेंट में ये सब लगा दिए थे मैंने, और कुछ मैंने अपने गर्लफ्रेंड पे खर्च किए थे। फिर नौकरी भी चली गई और मैं इस कर्ज में फंस गया और कोई और रास्ता नहीं था। ये सुनकर उसके पिता का चेहरा बिल्कुल एग्रेसिव हो गया। उन्होंने उसे धक्का देना चाहा, वैसे ही उसका दोस्त आगे आ गया और उसे बचा लिया। अरे हमें पता है कि ये बीमार है, अगर तुमने इसे हाथ लगाया तो इसकी तबीयत बिगड़ जाएगी, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? उसके पापा उसका डरावना चेहरा देखकर वहीं पे रुक गया और उनका हाथ हवा में ही रुक गया। उसका दोस्त उसके मम्मी पापा की तरफ मुड़ा और गुस्से से बोला, मैं यहाँ पर कोई तमाशा नहीं चाहता और कर्ज चुकाना हर इंसान की जिम्मेदारी है। हमने पता कर लिया, इसके नाम पर यहाँ पर एक घर है, वही हमारे नाम कर दो, फिर पैसों की झंझट ही खत्म, वही मामला खत्म हो जाएगा। वरना फिर उसके बाद उसने रूम के चारों तरफ देखा और बोला कि हम डेली यहाँ पर आएंगे और तुम्हें परेशान करेंगे। उस कमरे में खड़े उन चारों हट्टे कट्टे आदमियों को देखकर उसके पिता इतने ज्यादा डर गए कि उनके हाथ कांपने लगे और उन्होंने बोला कि नहीं, वो उसका घर नहीं है, वो हमारा घर है, उसका उससे कोई लेना देना नहीं है, हम तुम्हें वो नहीं दे सकते। उसके बाद उसका दोस्त हंसा, फिर उसके बाद उसने एक पेपर निकाला और टेबल पर रख दिया। ठीक है, अगर तुम घर नहीं देना चाहते तो तुम इस पर साइन कर दो। उसके बाद उसने साफ शब्दों में कहा कि इसमें लिखा है कि तुम्हारे बड़े बेटे से इसके बाद कोई रिश्ता नहीं रहेगा, उसकी जिंदगी और उसके हालात से फिर कोई तुम्हारा संबंध नहीं रहेगा, फिर हम तुम्हारे बेटे को अपने साथ ले जाएंगे। वो हल्का सा झुका और हंसने लगा, और बाकी उससे पैसा कैसे निकालना है हम उससे जान लेंगे। बीमार है तो क्या, पैसा निकालने के तरीके बहुत सारे होते हैं। ये सुनते ही उसके पेरेंट्स और उसके छोटे भाई की आंखें चमक उठी, जैसे कि डूबते को सहारा मिल गया। उनके चेहरे पर राहत और खुशी साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने जल्दी से वो एग्रीमेंट उठा लिया, उन्होंने जल्दी जल्दी साइन किया और अपने नाम के साथ अपने फिंगरप्रिंट भी डाल दिए। उनके चेहरे पे जरा सा भी दुख नहीं था, सिर्फ भावना थी। आखिरकार हमें इस बोझ से छुटकारा मिल गया। उसके बाद उन्होंने जल्दी से वो एग्रीमेंट उसके दोस्त के हाथ में थमा दी। उसके पापा ने यहाँ तक कह दिया कि इसे जल्दी से यहाँ से ले जाओ, हमारा इससे कोई रिश्ता नहीं, और भविष्य में किसी भी बात के लिए हमारे पास अब मत लाना। उसकी माँ ने भी हामी भरी और फिर वो बोलती है कि हमने तो इससे पहले ही रिश्ता तोड़ दिया था, अब बस तुम लोग इसे जल्दी से यहाँ से ले जाओ। उसके छोटे भाई ने भी राहत भरी सांस ली और हाथ हिलाकर बोला, बस यहाँ से जल्दी से चले जाओ, हमें परेशान मत करो। उसका दोस्त रिश्ता तोड़ने वाले सर्टिफिकेट को अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। उसने दांत पीसा और गुस्से से बोला, मैंने आज तक तुम जैसा परिवार नहीं देखा। तुम्हारा खुद का बेटा बीमार है और तुम उसकी मदद करने के बजाय तुम उसे खुद चाहते कि वो तुमसे अलग चले जाए। फिर वो हल्का हंसते हुए बोला, ठीक है, मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूँ, फिर बाद में तुम लोग पछताना मत। फिर हमारे मेन कैरेक्टर ने उन्हें आखिरी बार देखा। उनके चेहरे पर सिर्फ राहत थी और खुशी थी, ना दुख, ना चिंता, ना प्यार। उसी पल उसके दिल में बची वो आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। उसने बिना पीछे मुड़े उस घिनौनी बिल्डिंग से बाहर चला गया। जैसे ही कार आगे बढ़ी फिर माहौल ठंडा हो गया। फिर उसका दोस्त खिड़की नीचे गया और गुस्से से बोला, भाई तुम्हारा परिवार तो सोच से भी ज्यादा गिरा हुआ निकला। ये देखकर दिमाग घूम गया मेरा। ये परिवार नहीं, अजनबियों से बदतर है। उसने उसकी तरफ देखकर बोला, अच्छा हुआ सब खत्म होगा, अब तुम रिश्ता भी खत्म कर दो, बाद में तुम्हें उनसे दोबारा नहीं जूझना पड़ेगा। बाकी लोग भी सिर हिलाते हैं। वो लोग भी कह रहे थे कि पूरी जिंदगी में वैसा परिवार उन लोगों ने कभी नहीं देखा। उसके बाद उसने सभी का अच्छे से हाथ पकड़ा और धीरे धीरे कर सभी को 2-2 हजार देने लगा। पहले सभी ने मना किया, अरे रहने दो ना, दोस्ती में क्या पैसे लेना। फिर भी उसने जबरदस्ती उन सभी को पैसे दे दिया। उनके जाने के बाद वो एक पल भी नहीं रुका। उसने जल्दी से अपनी कार उठाई और अपने दादाजी के गाँव पहुँच गया। उसके हाथ में वही रिश्ता खत्म करने वाला सर्टिफिकेट था और गाड़ी बहुत तेज सड़क पर दौड़ रही थी। उस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, उसे अपने दादाजी को ढूंढना और शहर ले जाकर उनका सबसे बेस्ट इलाज करना है। गांव की सड़कें बहुत खराब थी। लगभग 2 घंटे बाद वो जैसे तैसे अपने दादाजी को ढूंढ लेता और उनके घर पहुंचता है। उसने देखा कि आंगन में घास लगी हुई थी, जैसे कि किसी ने बहुत लंबे समय से सफाई नहीं की। उसके दादाजी आंगन में बैठे धूप सेक रहे थे। उनके सफेद बाल बिखरे हुए थे और उनकी कमर झुक चुकी थी। उनका पैर मोटी पट्टियों में लिपटा हुआ था। पट्टी कुछ काली पड़ चुकी थी, लग रहा था घाव में कोई इन्फेक्शन हो गया है। उसे देखते वो थोड़ा शॉक्ड हो गया और उठने की कोशिश करने लगे। बेटा तू अचानक कैसे आ गया? वो पानी देने के लिए उसे उठने लगे। वो तुरंत आगे बढ़ा और उनको सहारा देने लगा और उनकी ऐसी हालत देखकर उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसके गले में कुछ अटक सा गया, वो कुछ बोल ही नहीं पाया। उसके दादाजी ने उसे बचपन से पाला था और सबसे ज्यादा प्यार उसको ही किया था, और आज उनके ही बेटा और बहू ने उन्हें
उन्हें अकेले ही गांव में ऐसे ही छोड़ दिया था और कोई वहाँ पर उनकी देखभाल करने वाला भी नहीं था। वो उनके पास गया और उनके पास जाकर बोला, दादाजी पैर को क्या हुआ, आप हॉस्पिटल क्यों नहीं गए? उसने उनके पैर को छुआ। दादाजी उसके हल्का सा दर्द से हल्का सा चिल्ला उठे, बस कुछ नहीं, थोड़ा सा गिर गया था, हल्का आराम करूंगा तो सब ठीक हो जाएगा, हॉस्पिटल जाकर पैसे क्यों बर्बाद करना। और उन्होंने धीरे से कहा, वैसे भी बच्चों की जिंदगी बहुत ही बदतर है, मैं उन्हें और परेशान नहीं करना चाहता। ये उनकी बात सुनकर वो और ज्यादा टूट गया। इतनी हालत खराब होने के बाद भी वो अभी भी उनके बारे में ही सोच रहे थे। वो अपने आंसू रोक नहीं पाया और रोने लगा और उनका हाथ कस के पकड़ लिया और रोते हुए बोला, दादाजी मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत देर से आया और मैंने आपको इतना दुख सहने दिया। उसकी आवाज कांप रही थी। अब से मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगा, अपने साथ रखूंगा, मैं अभी आपको अपने साथ बीजिंग ले जा रहा हूँ। उसके बाद उसने उनका सामान पैक किया और उनको सहारा देकर कार में बैठाया और सीधे बीजिंग की तरफ निकल पड़े। रास्ते भर उसके दादाजी उससे पूछते रहे, क्या हुआ है, क्या कोई परेशानी हुई है? वो मुस्कुराने की एक्टिंग करके बोला, नहीं दादाजी कुछ नहीं हुआ है, आपकी बहुत ज्यादा याद आ रही थी, सोचा आपको मैं अपने साथ बीजिंग ले चलूं, कुछ समय आपके साथ रहूं। फिर उसके बाद वो अपने दादाजी को उसी अस्पताल में ले गया जहाँ पर उसका चेकअप हुआ था। उसके बाद उसने डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया। उसके बाद डॉक्टर ने उनकी बॉडी की पूरी जांच की। फिर उन्होंने बताया कि उनके पैर में सिर्फ चोट लगी थी, पर टाइम पे इलाज ना मिलने से उनके पैर में एलर्जी हो गई और पैर में फ्रैक्चर भी था। हालांकि इतनी ज्यादा गंभीर सिचुएशन नहीं थी। डॉक्टर ने कहा, सही आराम और देखभाल और डेली अच्छे से ड्रेसिंग होती रहे तो वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। इतना सुनने के बाद उसने जल्दी से राहत की सांस ली और उसने जल्दी उनकी एडमिट होने की सारी प्रक्रिया पूरी करने लगी। देखभाल के लिए केयर टेकर रखा और हॉस्पिटल के पास ही में एक उसने अच्छा सा फ्लैट ले लिया ताकि उसके दादाजी को कोई प्रॉब्लम ना हो सके। वो घर बहुत बड़ा, आराम लायक और बहुत ही मस्त था। उसके दादाजी के हॉस्पिटल में रहने के दौरान वो उनकी देखभाल भी करता रहा और साथ ही अपने दोस्तों के साथ वो नई कंपनी भी संभालता रहा। उन कुछ दोस्तों ने मिलकर AI टेक कंपनी ऑन की थी। वो लोग इस इंडस्ट्री के बहुत अनुभवी लोग थे और उनके पास अच्छे रिसोर्स और अच्छे एक्सपीरियंस थे। कंपनी शुरू करने के बाद उन्हें करोड़ों का इन्वेस्टमेंट भी मिल गया और उनका बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा और इसी दौरान उसने बहुत सारी नई चीजें सीखी। उसकी किस्मत और फैसले दोनों सही साबित हुए और कई सारे प्रोजेक्ट्स ने बहुत अच्छा मुनाफा देना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उसकी संपत्ति कई गुना बढ़ गई और उसने बीजिंग में एक शानदार विला खरीद लिया। बड़ा सा आंगन और खूबसूरत सा गार्डन और आलीशान सा वातावरण देखकर उसके दादाजी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गए। उनका पैर पूरी तरह से ठीक हो चुका था और डिस्चार्ज होने के बाद वो उन्हें सीधे उस विला में ले आया। वहाँ पर उनके लिए नौकर और केयर टेकर्स भी रखे हुए थे जो हमेशा उनकी देखभाल करते थे। फिर उसके दादाजी ने उसका हाथ पकड़कर पूछा, बेटा क्या ये सब कुछ सच में तुम्हारा है? क्या तुम सच में अमीर बन गए? तुम अमीर कैसे बन गए? क्या तुम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं ना? फिर उसने अपनी सारी बातें, अमीर बनने की सारी जर्नी उसने अपने दादाजी को बता दी। सब कुछ ईमानदारी और कानूनी तौर पर बनाया गया है। ये सुनकर उसके दादाजी ने राहत की सांस ली। उनकी आंखों में गर्व और खुशी साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने खुश होकर बोला, बहुत बढ़िया, हमारा बड़ा बेटा तो बहुत ज्यादा अच्छा हो चुका है, मुझे तुम पर बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा है। फिर गांव में भी उसकी बात कुछ ज्यादा दिन तक छुपी नहीं रही। रिश्तेदार और कुछ गांव वाले उनसे पूछने लगे। बस उसके दादाजी ने ये कहा कि किस्मत उसकी चमक चुकी है इसलिए ये सब हुआ। पर दुनिया में कोई बात छिपी नहीं रह सकती। उन सभी को पता चल गया कि उसने बीजिंग में एक विला भी खरीदा है। वो आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है और उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है और उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। उसे पता था कि देर के बाद पर कुछ लोग उसके पास जरूर आएंगे, पर उसको किसी की परवाह नहीं थी। पर उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सबसे पहले उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ही आएगी। उसे किसी तरह पता चल चुका था कि वो बहुत ज्यादा अमीर बन चुका है और उसने बीजिंग में बहुत बड़ा सा विला खरीद लिया है और उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। उसके बाद वॉन ने उसे अलग अलग नंबरों से कॉल करना शुरू कर दिया। वो बार बार उससे रिश्ता जोड़ने की कोशिश करने लगी। एक दिन वो ऑफिस में मीटिंग कर रहा था, तभी एक अनजान नंबर से उसका फोन बज उठा। जब उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से लिन वॉर्न की एक मीठी सी आवाज आई, तुम कैसे हो आजकल? उस वक्त मैं सिर्फ गुस्से में थी, तुम बिना बताए उस वक्त घर चले गए थे, इसलिए मैंने बस उस वक्त नखरा किया था और इतने दिनों से तुमने मुझसे एक बार भी कांटेक्ट नहीं किया। मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। उसकी आवाज सुनकर उसके दिल में बहुत ज्यादा घृणा भर गई। लिन वॉर्न, ब्रेकअप तुमने किया था, भूलने का नाटक मत करो, हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है, आज के बाद कॉल मत करना। वो मासूम होकर बोली, हमारा ब्रेकअप कहाँ हुआ था, मैं तो सिर्फ गुस्से में थी। लड़कियां तो ये कभी कभी करती हैं, उस वक्त मेरी मम्मी ने मुझ पर दबाव डाला था, मुझे माफ कर दो ना, मैं अभी भी तुमसे प्यार करती हूँ, हम अभी भी शुरू
शुरू कर सकते हैं ना। वो ये सब सुनकर लगभग हंस पड़ा। जिस लड़की ने मुझे निकम्मा कहा था, अब उसे पता चला कि अब मैं अमीर बन चुका हूँ, तब वो मेरे पास वापस आना चाहती है। ड्रामा बंद करो, तुम जाओ ना अपने उस न्यू बीएफ के पास जिसके पास घर और कार है। तुम तो उसी से शादी करने वाली थी ना। मुझे परेशान मत करो। जैसे ही वो फोन काटने वाला था, नहीं मैं उससे प्यार नहीं करती, वो सिर्फ मम्मी का चुना हुआ आदमी था। मुझे अब समझ में आया कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, नहीं अब मैं तुम्हें बताना चाहता था कि अभी मेरे पास बहुत सारा पैसा है। मुझे तो 6 करोड़ का प्रॉफिट भी हुआ था। मैं तो तुम्हारे लिए घर लेना चाहता था, कार लेना चाहता था, ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। पर तुमने तो मुझे बेकार समझा, तुमने तो मुझे फालतू निकम्मा कह दिया था। अब मेरे पास क्यों आई हो 6 करोड़। ये सुनते ही वो कुछ देर चुप रही और उसने बोला कि वो आदमी सच में बहुत खराब था। उसके ऊपर तो बहुत सारे आरोप भी लगे हुए हैं। मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। फिर उसने बिना किसी इमोशन के कहा, हर इंसान को उसकी पसंद की जिंदगी मिलती है, ये तुम्हारा फैसला था और अब किसी और की जिंदगी खराब मत करो। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया। पर मामला यहीं पे खत्म नहीं हुआ। उसके बाद उसकी माँ का कुछ दिनों बाद कॉल आया। उनकी आवाज में पछतावा, दर्द और बहुत सारा रोना था। बेटा गलती मेरी ही थी, मैंने उस पर दबाव डाला था कि वो तुमसे रिश्ता तोड़ दे, प्लीज उसे माफ कर दो और फिर से रिश्ता जोड़ दो। उसकी ये बात सुनकर उसने वो पुरानी बातें याद की। आंटी जब मैं आपके घर में रिश्ता लेकर आया था, पर तब तो आप कुछ और कह रही थी। आपने तो कहा था कि अगर मैं 20 लाख नहीं बचा सकता तो आप तो शादी की बात भी नहीं करेंगी। आपने तो मुझे छोटे शहर का निकम्मा कहा था और मेरे सारे लाए हुए गिफ्ट आपने बाहर फेंक दिए थे। आपने तो यहाँ तक कहा था कि मैं पूरी जिंदगी भर शहर में घर नहीं खरीद पाऊंगा। क्या आप ये सब भूल गई? और उसका पापा सोफे पे बैठकर ऐसे कर रहा था जैसे कि वो तो उसे देखना ही ना चाहे। वॉन तो सिर्फ एक तरफ शांति से खड़ी रही, वो तो उस बात पर विरोध भी नहीं कर रही थी। उसे तो आप लोग के चेहरे उसी वक्त पहचान लेने चाहिए थे। पर वो प्यार में इतना अंधा हो चुका था कि उसे लगा कि वो बहुत सारी मेहनत करके बहुत सारा सामान और बहुत सारी चीजें खरीद सकता है उनके लिए। ये सब सुनने के बाद उसकी माँ शर्मिंदा होकर बोली, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज हमें माफ कर दो। तुम एक सच में बहुत अच्छे इंसान हो। वार्नर अपनी गलती समझ चुकी है, प्लीज उसे माफ कर दो। अभी भी वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, उस पर तरस खाओ। आखिरकार वो उनकी नजरों में एक आसान शिकार था। जब वो अमीर बन चुका है तो उन लोगों को लग रहा है कि अब वो उनका अच्छे से शिकार कर सकते हैं। अब वो उनकी बेटी की जिंदगी खराब हो चुकी है, इसलिए वो लोग दोबारा से उसको मेरे पास भेजना चाहते हैं। उसके बाद उसने शांति से कहा, आंटी मुझे माफ कीजिए, अब मैं बहुत अमीर बन चुका हूँ, अब आपकी बेटी मेरे लायक नहीं रही। उसके बाद वो कॉल कट के वहाँ से चला गया। उसके बाद दिन बहुत अच्छे से चलने लगे। वो कंपनी का काम भी करता रहता, फिर शाम में अपने दादाजी के साथ उनके साथ अच्छे से समय भी बिता पाता था। उसका बिजनेस भी बहुत अच्छा चले जा रहा था और उसकी संपत्ति दिन पर दिन बढ़ते जा रही थी और उसके दादाजी भी दिन पे दिन बहुत ज्यादा अच्छे होते जा रहे थे। उसके दादाजी शाम में फूल लगाते, पड़ोसियों से बातें करते और शाम में उसके बाद वो अपने साथ अपने दोस्तों के साथ डांस करने चले जाते। असल में इतनी शांत और इतनी अच्छी जिंदगी तो वो चाहता था। उस दिन धूप खिली हुई थी। वो और उसके दादाजी विला के आंगन में मस्त वो लोग फूल और पौधे लगा रहे होते हैं। एक जगह वो बेलों के लिए सहारा बना रहा होता है, तभी उसके दादाजी अंदर पानी लेने के लिए चले जाते हैं ताकि पौधों पर अच्छे से पानी डाला जा सके। तभी अचानक गेट के बाहर कार का हॉर्न बजा और तभी कोई जोर जोर से गेट को बजा रहा होता है। दरवाजा पीटते पीटते कोई बाहर से चिल्ला रहा होता है, बेटा बेटा गेट खोलो बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा आए हैं तुमसे मिलने के लिए, तुम्हारा छोटा भाई भी आया है। ये जानी पहचानी और इतनी घिनौनी आवाज सुनकर वो वहीं पर रुक गया। वो बिना सोचे ही समझ गया कि वो उसके मम्मी पापा चिल्ला रहे हैं और उन्हें पता चल चुका है कि वो बीजिंग में एक बहुत बड़ा सा विला खरीद लिया है। इसीलिए वो लोग उसका फायदा उठाने के लिए उसके पास यहाँ पर आ गए। सच में कोई बेशर्मी की इनके लिए हद नहीं है। फिर वो जाता है और दरवाजा खोल देता है। उसने देखा कि दरवाजे पे उसके मम्मी पापा और उसका छोटा भाई था। सभी ने नए कपड़े पहन रखे हुए थे और उनके हाथों में सस्ता फल और कुछ दूध के पैकेट्स थे। उन तीनों ने जैसे ही उसे देखा, उन तीनों ने चापलूसी भरी मुस्कान दी और बोला, सबसे पहले उसका छोटा भाई बोला। उसने जैसे ही बोला वो तो उल्टा उसको दोष देते हुए, ताने मारते हुए बोलने लगा कि भैया आपने धोखा देकर बहुत अच्छा किया ना, अपने परिवार के ही साथ आपने चाल चला। देखो अब तो तुम्हारे पास बीजिंग में इतना बड़ा विला है और तुमने हमें बैठने तक को भी नहीं बोला। तुम्हें पता भी है तुम्हारे मम्मी पापा कितने परेशान हो चुके थे। उन्हें जैसे ही पता चला कि तुम सफल हो चुके हो, वो रातों रात यहाँ पर तुम्हारे लिए आ गए और वो बहुत ज्यादा थक चुके हैं। उसके छोटे भाई का हक जमाने वाला रवैया देखकर हमारा मेन कैरेक्टर शॉक्ड हो जाता है। उसे लगता है कि वो ऐसा रिएक्टर है कि जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। फिर वो शांत होकर बोला, छोटे भाई क्या तुम भूल गए? तुम लोग खुद उस सर्टिफिकेट पर अपने हाथों से साइन किए थे।
तुम लोगों ने खुद रिश्ता तोड़ा था मेरे साथ, मैंने नहीं तोड़ा था। और अब मैं जब अमीर बन चुका हूँ तो तुम लोग मेरा फायदा उठाने के लिए यहाँ पर दौड़े चढ़े आए। फिर उसका छोटा भाई चिल्ला कर बोला, तुम अमीर बन गए तो क्या तुम इंसान से बात करने का तरीका ही भूल गए? जो घर मैंने अपनी शादी के लिए खरीदा था वो सब तुम्हारे नाम नहीं, अब वो तो ये छोटे भाई के नाम तुम लोग ने कर दिया ना। 8 साल कुत्तों की तरह मेहनत करने के बाद मैंने वो घर खरीदा था और वो तुम लोग ने मुझसे हड़प लिया ना। पहले तुम लोग मेरा हक वापस लौटाओ, फिर हम बात करेंगे। ये सुनकर उसके सभी लोग शॉक्ड हो गए। फिर उसके पापा हकलाते हुए बोले, तुम्हें कैसे पता चला? हमने तो हर काम बहुत सफाई से किया था ना। वो यूज किया हुआ टिश्यू जमीन पर फेंकते हुए बोला, मुझे सब कुछ पहले से ही पता था, मैं तो तुम लोग को सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा था। तुम लोग मेरे वीक पॉइंट पे तुम लोग कैसे वार करते हो? तुम लोग के दिल में तो मेरे लिए जरा सा भी अपनापन नहीं होगा, उल्टा तुम लोग तो मुझे दूसरे देश भेज कर मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते थे ना। ये सुनकर उसके पिता का चेहरा नीचे हो गया, उसने अपनी मुंडी झुका ली। उसके बाद उन्होंने अगले ही पल अकड़ कर बोला, हाँ तो क्या हो गया? हमने तुम्हारे खिलाफ चाल चली तो तुम हमारे बेटे हो, तुम कर क्या लोगे? उसने गुस्से से बोला, बकवास बंद करो, मैं तुम्हारा कोई बेटा बेटा नहीं हूँ। अब तो मैं तुम लोग को एक फूटी कौड़ी तक नहीं दूंगा। अब हमारा रिश्ता खत्म हो चुका, अब तुम लोग यहाँ से निकल जाओ वरना मैं पुलिस बुलाऊंगा। फिर वो लोग जोर जोर से रोने चिल्लाने लगे, हाय राम, हमारा बेड़ा बेटा इतना ज्यादा निकम्मा निकला। उसके पास पैसा है लेकिन अपने माँ बाप का सहारा नहीं बनना चाहता। उनकी चीख पुकार सुनकर उसने अपने कान ढक लिया और बोला, तुम लोग कौन हो? मैं तुम्हारा कोई बेटा बेटा नहीं। उसके पास अभी भी वो सर्टिफिकेट थे। वो बोला कि तुम्हारा बेटा तो जंगा है ना, मैं थोड़ी हूँ, तो अब उसी से बोलो कि वो तुम्हारी सेवा करे। उसके बाद फिर उसके पापा ने गुस्से में उसके ऊपर हाथ उठाना चाहा। उसने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया और बोला कि अब तुम मुझ पर हाथ भी उठाओगे। उसके दादाजी भी इतनी आवाजें सुनकर अपनी छड़ी के सहारे बाहर आ गए। फिर वो गुस्से से बोले, बहुत हो गया, मैं तुम्हारा बाप हूँ, अब तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। उसने सब कुछ मेहनत करके इतना कुछ हासिल किया और तुम लोग ने जब देखा कि वो बहुत बड़ा आदमी बन चुका है तो अपना फायदा उठाने के लिए तुम लोग उसके पास आ गए। तुम लोग को थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती है? शैनचैन ने मेरे इलाज पर बहुत सारे पैसे खर्च किए, पहले वो सब वापस करो। उसके बाद उसके दादाजी ने एक गमला उठाया और गुस्से से पटक दिया। वो तीनों वो देख कर वहाँ से डर कर भाग गए। दादाजी शांत हो जाइए, थोड़ा संभल के। वो कभी भी अपने दादाजी के साथ लंबे समय तक नहीं रह पाया, जबकि अब उसके पास समय था तो उसने सोचा कुछ लोग उसके समय और उसकी ऊर्जा के लायक नहीं है, इसलिए उसने तुरंत एक ट्रिप की योजना बनाई और अपने दादाजी को लेकर पूरे वर्ल्ड के शहर पर निकल पड़ा।